नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि जो हमारी श्रृंखला चलाई जा रही है उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी ईवीएस की तीसरी क्लास होने वाली है। इस तीसरी क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर जो था पर्यावरण का वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा क्या है, अगला चैप्टर शुरू हो चुका है। तीसरी क्लास के अंतर्गत चैप्टर होगा हमारा पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी से क्या होता है आपको बता दें, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। दोनों क्वेश्चनों का कहाँ से किस प्रकार से निचोड़ आता है हम पूरा तुम्हें बताएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से अपने यूपी टेट और राजस्थान टेट में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्लास के बाद मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर के लिए इसी क्लास में समाप्त कराने की कोशिश करूँगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन भी लगवाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। चलो हम लोग देखते हैं चीज़ों के लिए चीज़ें किस प्रकार से हमारे पाले में आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पारिस्थितिकी को देखेंगे। तो पारिस्थितिकी किस शब्द का एक संयोजन है। सबसे पहले आप ये समझें, इंग्लिश वर्ड इसका होता है, इंग्लिश मीनिंग इसकी होती है इकोलॉजी। क्या होती है? इकोलॉजी। तो ये किससे मिलकर बना है? इको और लॉजी से मिलकर बना है। तो हम यहीं से समझ जाएंगे इस चीज़ के लिए। देखो ये किससे मिलकर बना है? इको प्लस लॉजी। ठीक है, आप ऐसा समझें। इको क्या होता है? इको होता है हमारा पारितंत्र। इको क्या होता है? पारितंत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। इको हमारा पारितंत्र होता है और लॉजी होता है हमारा, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, है ना, अध्ययन। तो हमारा इससे क्या निकल के आया तुम्हारा, आप समझ पा रहे होगे कि पारिस्थितिकी क्या हुआ। पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, इको होता है पारितंत्र और लॉजी होता है स्टडी मतलब अध्ययन। इसका मतलब ये हुआ कि पारितंत्र के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, आपके समझ आ गया होगा सर। आप यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कि पारितंत्र के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं आप इकोलॉजी कहते हैं। कोई डॉट नहीं होगा आपका यहाँ से। आपने क्या देखा, आपने इतना देखा, जो पारिस्थितिकी होती है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इको क्या होता है मतलब पारितंत्र, लॉजी क्या होता है? स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, तो ध्यान रखना, पारितंत्र के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहते हैं। चीज़ें आपके समझ आ गई होंगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, सर आपने पारिस्थितिकी तो बता दिया, लेकिन ये पारितंत्र क्या होता है, आप ये और बता दो। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं पारितंत्र क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पारिस्थितिकी का जनक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये परिभाषा लिख लेना। और इसी के साथ हम तुम्हें क्या बताने जा रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी है तुम्हारा क्या है? पारिस्थितिकी, इससे कुछ वर्ड्स मतलब इसके जनक कौन है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको बता दें, इसके जनक, पारिस्थितिकी के जनक जो हैं वो पी ओडम साहब हैं। कौन है? पी ओडम। ठीक है, ध्यान रखना, पी ओडम है, यानी कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है? पी ओडम है। ये बात आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अगला पॉइंट यहीं से बनता है, क्वेश्चन आ चुका है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो पी ओडम है। क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सर्वप्रथम इसका प्रयोग सर एक वैज्ञानिक हुए थे, या आप बोल सकते हो एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जिनका नाम था सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो था अर्नेस्ट हैंकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैंकल ने। ये आप ध्यान रखना, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैंकल ने किया था। ठीक है, किया था। तो आप ध्यान रखना, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैंकल ने किया था। आगे सर सवाल खड़ा होता है कि पारिस्थितिकी शब्द का जनक तो पी ओडम साहब हो गए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैंकल ने किया था। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि पारितंत्र शब्द का जनक कौन था? पारितंत्र के जनक कौन थे? ठीक है, अब सवाल क्या खड़ा हो रहा है कि पारितंत्र के जनक कौन थे? तो पारितंत्र के जनक थे वो थे एजी टेस्ले। कौन थे? एजी टेस्ले। आप याद रखना कौन थे, हम लिख दे रहे हैं पारितंत्र के जनक एजी
टेस्ले थे। कौन थे? एजी टेस्ले। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, एजी टेस्ले, एजी टेस्ले थे। पारितंत्र शब्द के जनक कौन थे? एजी टेस्ले थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका 100%। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं, अगर ज़्यादा डिटेल में पूछता है तो इतना पूछ सकता है कि इसके जनक जो थे पारिस्थितिकी के, पियोडम साहब थे। इन्होंने कब इसका वो किया था? तो आप ध्यान रखना 1869। ठीक है, 1869 में इन्होंने क्या किया था? इस शब्द को प्रयोग में लाए थे, मतलब जनक किया था। ठीक है, मतलब जनक थे इसके। अब क्या है यहाँ पर? प्रयोग सबसे पहले, मतलब प्रयोग आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रयोग। तो अर्नेस्ट हैंकल साहब जो थे, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग जो था वो सर कब किया था? 1935 में किया था। तो इतना डिटेल में पूछता नहीं है। ठीक है, ये यूपी टेट है, आप ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। इन्होंने इसका मतलब प्रतिपादन कब किया था पारिस्थितिकी का? 1869 में। लेकिन अर्नेस्ट हैंकल ने इसका प्रयोग कब किया था? 1935 में। तो आप इतना न जाए डिटेल में, आप केवल इतना याद रखो पियोडम ने क्या किया था, बट पियोडम इसके जनक थे और अर्नेस्ट हैंकल ने क्या किया था? इसे सर्वप्रथम प्रयोग में लाए थे इस शब्द के लिए। पारितंत्र के जनक कौन थे? पारितंत्र के जनक कौन थे? एजी टेस्ले साहब थे। कौन थे? एजी टेस्ले साहब। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए नोट कर लें फटाफट से। मैं क्या करूँगा, अब आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा पारितंत्र होता क्या है। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे नोट कर लें। मैं इसके बाद इसे हटा रहा हूँ और तुम्हें बताऊँगा आप तुम्हारा ये पारितंत्र क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग टॉपिक लगा लें पारितंत्र, और पारितंत्र हम देखते हैं पारितंत्र क्या होता है। देखो फटाफट से, देखो यहाँ पर हम पारितंत्र के बारे में जानेंगे कि पारितंत्र होता क्या है। आपको बड़े प्यार से इतनी बढ़िया परिभाषा दूंगा इसकी कि आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा। ठीक है, पारितंत्र क्या होता है आप उसके बारे में समझें। देखो, अगर हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साथ आपको परिभाषा देंगे तो शायद आपके परे जाएगी, लेकिन हमारा ये मानना है अगर हम सबसे बेसिक तरीके से आपको परिभाषा देंगे तो आपके सब समझ आ जाएगा। पारितंत्र होता क्या है? परिभाषा आती है यूपी टेट में, परिभाषा लिखी होगी, पूछा जाएगा बताओ ये क्या है। तो क्या होती है सुनो, आपको बता दें। सजीव और निर्जीव, किसकी बात की मैंने? सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीवों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। और पारितंत्र को इंग्लिश में हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच होने वाली, सजीव और निर्जीव के बीच होने वाली पारस्परिक, सजीव और निर्जीव के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कहते हैं। अब आपके एक दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर मतलब किस प्रकार से सजीव और निर्जीवों के बीच जो होने वाली पारस्परिक क्रिया है उसके अध्ययन को हम पारितंत्र कहते हैं, लेकिन किस प्रकार से? सर हमारे समझ नहीं आया कुछ, तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से। देखो, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा तालाब। आप तालाब को ले लें। ठीक है, जैसे मान लिया ये क्या है? तुम्हारा तालाब है और तालाब में क्या है? मछलियाँ हैं। क्या हैं? मछलियाँ हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से ध्यान रखना, ये मछलियाँ जा रही हैं। अब यहाँ क्या है? क्या है? यहाँ जल भी है। तो देखो ये मछली कैसी हो गई? तुम्हारी सजीव हो गई। मछली कैसी हो गई? सजीव हो गई। लेकिन ये जल कैसा हो गया? निर्जीव हो गया। जल कैसा हो गया? निर्जीव हो गया। तो मछली और जल के बीच में आपस में क्या हो रही है? कोई ना कोई एक पारस्परिक क्रिया हो रही है, क्योंकि मछली जा रही है जल में से ही जा रही है निकलती हुई। अरे भाई ऐसे ऐसे तो जा रही है जल में से निकलती हुई, तो इसके बीच में क्या हो रही है? कोई ना कोई एक पारस्परिक क्रिया हो रही है। इस पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? मतलब इसी का हम अध्ययन करने को अगर बैठ जाएं तो उसी को हम पारितंत्र कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ये आप याद रखो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे समझ के चलें। अरे तुम खुद से ले लो यार, तुम स्विमिंग पूल में जाते हो नहाने के लिए। जब तुम स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हो तो स्विमिंग पूल में तुम नहाते हो, ये मान लो तुम नहा रहे हो स्विमिंग पूल में बहुत प्यार से। तो स्विमिंग पूल में जब तुम नहा रहे हो तो तुम्हारे चारों तरफ क्या है? पानी है। तो तुम्हारे बीच में और पानी के बीच में क्या हो रही है? कोई ना कोई एक पारस्परिक क्रिया हो रही है। और जो पारस्परिक क्रिया हो रही है इसी का अगर अध्ययन किया जाए तो उसी को हम क्या कह देते हैं? इकोसिस्टम कह देते हैं। अर्थात हम क्या कहते हैं? उसी को
क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो तुम्हारे समझ आ गया होगा कि सजीव और निर्जीव के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को ही हम पारितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि सजीव और निर्जीवों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे उसमें, पारितंत्र होगा, पारिस्थितिकी होगा, ठीक है, एक कोई और लगा देंगे और एक होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप किसको लगा के आएंगे, पारितंत्र को लगा के आएंगे। किसे लगा के आएंगे, पारितंत्र को लगाकर आएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब इस प्रकार से हमने जब इसकी परिभाषा देख ली तो चीज़ों के लिए हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारे समझ आ गया होगा कि सजीव और निर्जीवों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पारितंत्र या फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब ये है कि पारितंत्र के प्रकार देखेंगे हम। क्या देखेंगे, पारितंत्र के प्रकार, कि पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। पारितंत्र सर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखो समझिए, आप समझने की कोशिश करें। एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। एक क्या होता है, प्राकृतिक, एक तो तुम्हारा प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा तुम्हारा प्राकृतिक पारितंत्र हो गया, और एक हो जाएगा तुम्हारा मानव निर्मित। क्या हो जाएगा, मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, लास्ट में आपके हम सब क्वेश्चन लगवाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो प्राकृतिक पारितंत्र, तो प्राकृतिक पारितंत्र को जब हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक पारितंत्र को किस हद तक हम लेकर जाएंगे वो समझिए आप। सबसे पहले देखो, प्राकृतिक पारितंत्र के लिए हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से, एक तो स्थलीय में बांटेंगे और एक जलीय में बांटेंगे। मतलब ये कि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे पारितंत्र भी दिए हैं जो कैसे हैं, स्थलीय हैं, और कुछ ऐसे भी दिए हैं जो कैसे हैं, जलीय हैं। तो हम जलीय में भी इसे बांटेंगे और स्थलीय में भी इसे बांटेंगे, ठीक है। तो इसे हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक तो हम इसे जलीय पारितंत्र में बांटेंगे और इसी को हम एक किस में बांटेंगे, स्थलीय में बांट लेंगे। किस में बांट लेंगे, स्थलीय में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। क्या आपको यहाँ तक विजुअल है, दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर सकता हूँ सर, अगर मैं एक बार चेक करूँ कोई आपके लिए दिक्कत? हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है। अब मैं इस चीज़ के लिए ऊपर समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्पेस है मेरे पास, मैं इधर समझा दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ पर जलीय की बात की है मैंने, जलीय, ठीक है, और इधर मैंने किसकी बात की है, स्थलीय की बात की है। किसकी बात की है, स्थलीय की बात की है। तो जलीय और स्थलीय मैं यहाँ आपके लिए समझाते हूँ। देखो जलीय के अंतर्गत कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल आएंगे वो समझ लें, ठीक है। देखो जलीय ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए जो प्रकृति ने दिया हो, जो प्राकृतिक पारितंत्र के रूप में आता हो। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नदियाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएंगी। हमारे सागर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सागर हो जाएंगे। हमारे महासागर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, महासागर हो जाएंगे। हमारी झीलें हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, झीलें हो जाएंगी। हमारे तालाब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तालाब हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हुए क्या हो गए, हमारे जलीय आ गए। और जलीय वो भी कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। कैसे हैं, प्राकृतिक पारितंत्र का एक हिस्सा है ये। तो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, बताओ इनमें से कौन सा प्राकृतिक जलीय पारितंत्र का हिस्सा है। तो आपको इस प्रकार से ही बताना है। अगर सर आपने इसमें नहर लगा दिया तो ध्यान रखना नहर तुम्हारा गलत हो जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर किस में रहेगी, ये मानव निर्मित में रहेगी, क्योंकि इससे किसी न किसी मानव ने ही बनवाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पर क्या आ गया, तुम्हारा स्थलीय आ गया। क्या आ गया, स्थलीय। तो स्थलीय में जब तुम जाओगे तो स्थलीय में तुम्हारा क्या क्या होगा, स्थलीय वो कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। सर कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तुम्हारा घास के मैदान। क्या हो जाएगा, घास के मैदान। जैसे आप पढ़ते थे पंपाज वगैरह है ना, ये घास के मैदान सभी होते हैं। तो घास के मैदान हो जाएंगे हमारे, घास के मैदान प्रकृति ने दिए हैं हमें। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आगे तुम्हारे मरुस्थल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मरुस्थल हो जाएंगे। मरुस्थल क्या है, हमारा प्रकृति का एक हिस्सा है। आगे तुम्हारे जंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जंगल किसने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। किसने दिए हैं, ये प्रकृति ने। मतलब स्थल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ जलीय नहीं है, यहाँ पर जलीय नहीं है, यहाँ तो जलीय है, यहाँ कैसे हैं, स्थलीय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जंगल हो गया। और यहाँ पर क्या हो सकता है, और बताओ, तुम्हारे घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, जंगल हो गया, और पर्वत हो जाएंगे तुम्हारे। क्या हो जाएंगे, पर्वत हो जाएंगे। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं तुम्हारे, किसके हो जाते हैं, स्थलीय, प्राकृतिक
पारितंत्र के एग्जाम्पल हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? स्थलीय प्राकृतिक पारितंत्र। मैंने ये दो भागों में बांटा है किसी को, तो किसे बांटा है? मैंने प्राकृतिक पारितंत्र को बांटा है। किसे बांटा है? प्राकृतिक पारितंत्र को बांटा है, एक जलीय में और एक स्थलीय में। तो जलीय का मेरा एग्जाम्पल क्या हो गया? नदियाँ, सागर, महासागर, झीलें, तालाब। लेकिन सर आप नहर नहीं लगा सकते हैं इसमें, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर स्थलीय में क्या आ गया मेरा? घास के मैदान, मरुस्थल, जंगल और पर्वत। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं मेरे? ये सभी आ जाते हैं स्थलीय प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, हमारे पारितंत्र के प्रकार थे उसमें अब हम किसे देखने वाले हैं? मानव निर्मित पारितंत्र के लिए, ठीक है। मानव निर्मित पारितंत्र को भी हमने दो भागों में बांटा है। इसी प्रकार से हमने किसको बांटा था अभी हाल? प्राकृतिक पारितंत्र को भी बांटा था, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इसको हमने दो भागों में बांटा है, जलीय है, इधर हमारा क्या है? स्थलीय। तो इसके भी हम एग्जांपल्स देखते हैं, इसके क्या क्या हो सकते हैं। आप खुद सोचकर बताओ मानव निर्मित में जलीय के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। सर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारा क्या होगा? कोई ऐसा जलीय स्थान जिसे मानव ने बनाया हो, ठीक है, और वो किसका हिस्सा हो? पारितंत्र का हिस्सा हो। तो आप खुद बता सकते हो। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा मछली घर। क्या हो जाएगा? मछली घर तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली घर। एग्जाम्पल के लिए तो आप स्विमिंग पूल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्विमिंग पूल भी कर सकते हो। भाई स्विमिंग पूल में तुम हो और तुम्हारे चारों ओर का वातावरण। स्विमिंग पूल में कौन हो? तुम हो और तुम्हारे चारों ओर का वातावरण। अब तुम्हारे चारों ओर के वातावरण में क्या होगी? कोई ना कोई पारस्परिक क्रिया होगी। उसी के अध्ययन के लिए हम क्या कह देंगे? पारितंत्र कह देंगे, ठीक है। तो पारितंत्र का ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। मछली घर में क्या हो गया? जैसे मान लिया ये है हमारा क्या? मछली घर। और मछली घर में अभी आपको बताया था चंद सेकंड पहले, उसमें क्या जा रही है? ये मछली जा रही है। तो ये मछली तो क्या हो गई? मछली क्या हो गई हमारी? सजीव हो गई। लेकिन इसके चारों ओर का जो वातावरण हो गया वो कैसा हो गया? निर्जीव हो गया। तो इसके बीच में क्या हो रही है? कोई ना कोई क्रिया हो रही है, ठीक है। इसी क्रिया के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चीज़ें हमेशा आपके पाले में रहेंगी, बस चीज़ों को आप लोग डिजाइन करना सीख जाओ बहुत अच्छे से। स्थलीय में क्या हो जाएगा? कोई ऐसा स्थान बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ जो मानव ने बनाई हो, मानव के द्वारा निर्मित हो और किसके अंतर्गत आती हो? पारितंत्र का एक हिस्सा हो। किसका हिस्सा हो? पारितंत्र का। सर सबसे पहले हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फसल। क्या हो जाएगा? फसल। अब एक बात बताओ, ये फसल खड़ी है तुम्हारी, ये लहलाती हुई फसल खड़ी है, इसके चारों ओर का क्या है? वातावरण। तो ये क्या हो गई? सजीव। चारों ओर का वातावरण क्या हो गया? निर्जीव, ठीक है। तो फसल के और इसके चारों ओर के फसल और इसके चारों ओर के वातावरण में क्या हो रही है? कोई ना कोई पारस्परिक क्रिया हो रही है, इंटरफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह देंगे? इसी के अध्ययन को क्या कह देंगे हम लोग? आप ही बताओ क्या कह देंगे? पारितंत्र कह देंगे, ठीक है। आगे हमारा क्या हो जाएगा? आगे हमारा हो जाएगा पार्क। सर पार्क और इसके चारों ओर का वातावरण। पार्क और इसके चारों ओर का वातावरण। पार्क किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। पार्क और इसके चारों ओर का वातावरण में जो इंटरफ्रैक्शन हो रहा है ना, जो क्या हो रही है? पारस्परिक क्रिया हो रही है। इसी को हम क्या कह देंगे? इसी को हम क्या कह देंगे सर? इसी को हम स्थलीय पारितंत्र कह देंगे, ठीक है। आगे हम कैसे ले आएंगे इसके अंदर? आगे आप लेकर आओ तो बाघ को लेकर आ सकते हो। बाघ भी मानव ही लगाता है। बाघ कौन लगाता है? बाघ भी मानव लगाता है। खुद से सोचो यार, आप इस स्तर पर बैठे हुए हो, खुद से सोच सकते हो ऐसी चीज़ों के लिए। बाघ कौन लगाता है? बाघ भी मानव लगाता है, ठीक है। तो वहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं। वो पेड़ पौधे उनके चारों ओर का वातावरण के बीच में जो क्रिया हो रही है, इनकी जो क्रिया हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? आप समझ सकते हो। उसी के लिए हम क्या कह देते हैं? स्थलीय पारितंत्र कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्थलीय पारितंत्र का हिस्सा हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखो, चीज़ें आपके पाले में होंगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाँ, एक आप और देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल एक अभ्यारण्य भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्यारण्य, ठीक है, जिसे हम नेशनल पार्क बोल सकते हो। आप क्या बोलते हो? नेशनल पार्क बोलते हो। वो भी तुम्हारा एक हो जाएगा, कोई आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी आई होगी आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तुम्हारा सभी स्थलीय पारितंत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग क्या देखोगे वो भी सुन लो आप लोग बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे जो हमारा पारितंत्र चल रहा है, इसके घटक की, पारितंत्र के घटक क्या होते हैं, ठीक है। चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिजाइन करते हुए जा रहे हैं। पारितंत्र के घटक देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखें आप यहाँ पर, हम इसे हटा पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक क्या हो जाएंगे? सर आप ही बताओ एक बार, पारितंत्र किसका हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा है। पारितंत्र किसका हिस्सा है? पर्यावरण का। मैंने फर्स्ट क्लास जब आपकी लगाई थी तो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था पर्यावरण के घटक बताओ कितने होते हैं। आपने कहा था पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। कितने? जैविक और अजैविक। तो पारितंत्र भी किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? सर आप बहुत प्यार से बोलोगे, पारितंत्र भी सर पर्यावरण का हिस्सा है।
तो इसके भी कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। कितने घटक होंगे, 2 घटक होंगे। एक तो जैविक हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, अजैविक हो जाएगा। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, जैविक घटक हो जाएगा, एक हमारा जैविक घटक हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा सर, अजैविक घटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजैविक घटक। ठीक है, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इससे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इस क्लास से। तो एक तो हमारा जैविक घटक हो गया, एक हमारा क्या हो गया, अजैविक घटक हो गया। तो अब आप लोग देखें फटाफट से चीज़ों के लिए, देखो चीज़ें कितनी बेहतर लगें आपको, समझें, यहाँ पर समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा मज़ा आएगा बिल्कुल आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैविक घटक, जैविक घटक क्या होते हैं आप ही बताओगे। जब हम पर्यावरण की फर्स्ट क्लास लगाई थी हमने आपकी ईवीएस की, तो उसमें आपको बताया था जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन आते थे, पादप और जंतु आते थे। आप कहोगे हाँ सर पादप और जंतु आते हैं, क्या क्या आते हैं, पादप और जंतु। तो इसमें भी क्या आएंगे, पादप और जंतु ही आएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेस्ट, पादप और जंतु। ठीक है, पादप और जंतु हो जाएंगे। ठीक है, पादप और जंतु हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमने उस दिन भी यहाँ लिखा था ये सजीवों के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, ये सजीव हो जाएंगे और ये हमारे निर्जीव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निर्जीव। मतलब ये लिविंग और ये नॉन लिविंग। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। अब आप चीज़ों को समझें, देखो चीज़ें कितनी बढ़िया लगें तुम्हें। आपको सबसे एक प्यारी बात बता रहा हूँ जो आपके बहुत मतलब की है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि अगर क्वेश्चन आया कि बताओ इसमें से निम्न में से कौन सा जैविक पारितंत्र का हिस्सा है या जैविक पारितंत्र का घटक है, तो तुम क्या बताओगे। जैविक घटक में क्या तुम्हारे लिए पादप और जंतु लिखे होंगे, नहीं, जैविक घटक में पादप और जंतु नहीं लिखे होंगे सर। उसमें इस प्रकार से होगा, एक तो होगा तुम्हारा उत्पादक, उत्पादक। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है, जैविक घटक का, उत्पादक। दूसरा क्या है, उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, ध्यान रखना, उपभोक्ता। तीसरा क्या है तुम्हारा, अपघटक। क्या है, अपघटक। अब तुम्हारे दिमाग की हटी, दिमाग की कैसे हटी सर जी, ये उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, ये कैसे जैविक घटक में आ गए, हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आ गए। ठीक है, देखो समझो। जो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। आप कहोगे सर जी उत्पादक पेड़ पौधे कैसे होते हैं, आपको बताऊं। उत्पादक पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, ये स्वयं अपने भोजन का उत्पादन करते हैं, है ना। ये स्वयं अपने भोजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आ गए, उत्पादक के अंतर्गत आ गए। उपभोक्ता क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। जंतु क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जंतु क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। जंतु क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। और अपघटक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं ऐसे जीव, उपघटक होते हैं, अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। मतलब आप कह सकते हो ये मृतक भक्षी होते हैं। मृतक भक्षी, मृतक भक्षी मतलब जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो डेड हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं। वो कौन करते हैं, अपघटक ही करते हैं। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृतक शरीर का भक्षण करते हैं, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृतक शरीर का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। ठीक है, और उसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे एक एक चीज़ के लिए। उत्पादक किसके अंतर्गत आ गए, पेड़ पौधे। उपभोक्ता मतलब समझ गए, जंतु होते हैं वो उपभोग करते हैं। ठीक है, आप और समझ जाओगे। अपघटक क्या होते हैं, अपघटक वे जीव होते हैं, वे जंतु होते हैं जो मृतक शरीर का भक्षण करते हैं। ठीक है, अब आपके समझ आ गया होगा कि उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी इसका। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है टेट में पिछली बार। आगे देखो आप, आगे है तुम्हारा अजैविक घटक। क्या है, अजैविक घटक। अजैविक घटक के लिए यहाँ 3 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। तो देखो मैं इसे 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। किसके लिए, अजैविक घटक के लिए। नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक कारक। अजैविक घटक का भौतिक कारक हो जाएगा नंबर 1, भौतिक कारक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भौतिक कारक। नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा हमारा अकार्बनिक कारक। क्या हो जाएगा, अकार्बनिक कारक। और नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया अकार्बनिक कारक। और नंबर 3 हो जाएगा हमारा कार्बनिक कारक। क्या हो जाएगा, कार्बनिक कारक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 हमारा क्या हो गया, इसे हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया अजैविक घटक के लिए। नंबर 1 हमारा भौतिक कारक, नंबर 2 अकार्बनिक कारक, नंबर 3 कार्बनिक कारक। वादा कर रहा हूँ आप कभी नहीं भूलोगे, एक भी लाइन नहीं भूलोगे। प्रत्येक क्लास को आप लगातार लेते रहो। उसके बाद प्रत्येक 8वें दिन, कितने दिन, 8वें दिन, सप्ताह के सप्ताह में
जितनी क्लासें ली हैं उसको एक बार देख लेना केवल बस। रिवीजन तो मैं कराऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ो ना, क्या है परेशान हो। जिस दिन संपूर्ण क्लासें हो जाएंगे 30 उस दिन भी खड़े खड़े बोल दूंगा तुम्हारे सामने पूरी ईवीएस, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और उसके बाद इतने प्रैक्टिस सेट, इतने क्वेश्चन लगवाएंगे, आपको मज़ा आएगा बहुत, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है, इसलिए आपको और मज़ा आएगा। तो भौतिक कारक में हमारा भौतिक कारक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, भौतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं जो हमारे वातावरण में घटित हो रही हैं, है ना। सबसे पहले तापमान आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, है ना। आर्द्रता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आर्द्रता, मौसम बदलता है, नमी आती है, आर्द्रता हो गई, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रकाश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, है ना। वायुमंडलीय प्रकाश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वायुमंडलीय प्रकाश आ जाएगा, वायुमंडलीय प्रकाश आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो होंगे हमारे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भौतिक कारकों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब है यहाँ पर अकार्बनिक कारक। सर अकार्बनिक कारक जिनमें कार्बन नहीं पाई जाती है, अकार्बनिक कारक जिनमें कार्बन नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना ये अजैविक भी होना चाहिए। फिर आप क्या कर दो, उनमें जैविक भी लगा दो, अजैविक होना चाहिए, अजैविक मतलब निर्जीव होना चाहिए, ठीक है। तो अकार्बनिक कारक उन कारकों को लिखना है हमें यहाँ पर जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से कि अकार्बनिक कारक हमें कौन कौन से यहाँ पर लिखना है, बेकारक जिनमें कार्बन नहीं पाई जाती। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत एग्जाम्पल, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है सर, ऑक्सीजन हो जाएगा सर। और क्या हो जाएगा सर, जल हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा H2O, ठीक है। और क्या हो जाएगा सर इसके अंतर्गत, और तुम्हारा आ जाएगा इसमें वायु आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वायु आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे अकार्बनिक कारक का हिस्सा हो जाएंगे, इनमें कार्बन नहीं पाई जा रही है, आप किसी में भी देख सकते हो, ठीक है। ना तो तुम्हारी ऑक्सीजन में पाई जा रही है, ना तुम्हारी जल में पाई जा रही है, ना तुम्हारी वायु में पाई जा रही है। वायु में नाक के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन उसे हम देखते नहीं है। EBS में आपका बहुत स्टडी के तहत ही आता हूँ आपके सामने, यहाँ पर कार्बनिक कारक वायु के अंतर्गत आता है, ठीक है। ध्यान रखना वायु जो है तुम्हारी अकार्बनिक कारक में आती है, तो आपको याद करना है। निश्चित रूप से आपके इन एग्जाम्पल से कोई ना कोई आ जाएगा और आप एकदम टिक करेंगे, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है, कार्बनिक कारक है, क्या है, कार्बनिक कारक। कार्बनिक कारक मतलब जिनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन किस में पाया जाता है तुम्हारा, आप देख सकते हो, कार्बन इसमें तुम्हारा प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, एमिनो अम्ल का जो बहुलक होता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा। और तुम्हारा अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बसाएं हो जाएंगी, फैट, ठीक है, बसाएं हो जाएंगी। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, कार्बनिक कारक भी हो जाएंगे, कार्बनिक कारक भी हो जाएंगे, और तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स भी हो जाएंगे। आपको ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे शायद जो तुम्हारे कार्बनिक कारक हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करने का वो करें। देखो मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से, अब शायद आपको दिखाई दे जाएंगे ये, ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ें अब आपके पाले में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ों के लिए आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ क्या है, इस प्रकार से हमने जितना भी देखा पारिस्थितिकी आज चैप्टर था, और पूरा पारिस्थितिकी चैप्टर हमने क्या कर दिया। साथ ही तुम्हारी कुछ क्वेश्चन है जो आज की क्लास से उसी क्लास से संबंधित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या है तुम्हारा, अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। मैंने अभी हाल आपको बताया था, जो अपघटक होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, मृतक भक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतक भक्षी कहते हैं। मैंने क्या कहा था, मृतक शरीर का भक्षण करने वाले, है ना। तो अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब जितना अध्ययन करोगे उतनी ही जानकारी आपको बढ़ती जाएगी। कवक जैविक है या अजैविक, आप बताओगे। देखो ये पहला क्वेश्चन जो था यूपी टेट 2013 में आया हुआ है, और ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो यूपी टेट 2017 में आया हुआ है, ठीक है। कवक जैविक है या अजैविक, आप ही बताओ हमारे लिए कवक कैसा है। तो आप जानते हो कवक कैसा होता है, हमारा एक जैविक घटक होता है। कवक कैसा होता है, कवक एक जैविक होता है, ये आप ध्यान रखोगे। कवक कैसा है हमारा, कवक जैविक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है तुम्हारा, पारितंत्र शब्द के जनक कौन है। पारितंत्र शब्द के जनक कौन है, ये राजस्थान टेट 2017 में आया हुआ है। कब आया था, राजस्थान टेट 2017 क्वेश्चन है कि पारितंत्र शब्द का जनक कौन है। तो पारितंत्र शब्द का जनक कौन है, अभी आपको बताया था। पारितंत्र शब्द का जनक कौन है, आपको बताया था, एजी टेस्ले साहब हैं। कौन है, एजी टेस्ले साहब, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, एजी टेस्ले साहब जो हैं
वो पारितंत्र शब्द के जनक हैं। आपको बताया था उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक किस पर्यावरण का हिस्सा है। यह हरियाणा टेट 2011 का क्वेश्चन है, बट सॉरी ये 17 का है। ठीक है, हरियाणा टेट 2017 का क्वेश्चन है कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक किस पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी आपको पढ़ाया है, आप कमेंट बॉक्स में टैप करके बताएं कि किसका हिस्सा है। आपको क्या बताया गया था? आपको बताया गया था ये जैविक पर्यावरण का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जैविक पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, किसका हिस्सा है? ये जैविक पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आज आपके लिए पारिस्थितिकी पूरी तरीके से समझा दी। पारिस्थितिकी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन इसके जनक थे, किसने प्रयोग किया था। सबसे पहले एक एक चीज़ को बेसिक से समझाया था, जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आई होप, मेरा मानना है कि आप लोगों ने उसी प्रकार से अपने नोट्स बनाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे लिए एक इस प्रकार का मोटिवेशन मिले और हम हमेशा आपके लिए नई से नई, अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी और हम लोग बहुत अच्छे से आगे एक नए सफ़र पर निकल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।